हेलो स्टूडेंट, ये हमारे क्लास 10th का पहला लेक्चर है। इसमें आपको संख्या पद्धति के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही कठिन समय हम लोग के लिए है और घर से निकलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घर पे रह के ही आप पढ़ाई करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी चैप्टर को कवर करें और लगातार आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो हम लोग का आज जो चैप्टर है मैथ्स का, वो है वास्तविक संख्याएं। ये हम लोग का पहला लेक्चर है मैथ्स का। और अगर आपने संख्याओं के बारे में अगर 9th में अच्छे से पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप भूल चुके हैं पढ़ने के बाद कि संख्याएं क्या होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो उनको आप हमारे चैनल पर ही सर्च कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम, कैरियर पॉइंट और नंबर सिस्टम 01, वहां पे हमने संख्याओं के बारे में पढ़ाया है। ठीक, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे स्पेक्ट्रम कैरियर पॉइंट, स्पेक्ट्रम कैरियर पॉइंट, नंबर सिस्टम 01, तो वहां पे आपको नंबर्स के बारे में बताया गया, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक, परमेय संख्याओं, इन सब के बारे में बताया गया है। जो इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में अर्थात 10th के जो सिलेबस में है उसको हम यहाँ पे बताएंगे। लेकिन जो आप 9th में पढ़े हैं अर्थात जो बेसिक चीजें हैं वहां पर आप जाके पढ़ सकते हैं। पूरा वीडियो नहीं देखने की जरूरत है। जहां तक आपको संख्याओं के बारे में बताया गया है वहां तक देख लीजिए, पर्याप्त होगा। तो इस प्रकार आप उसको देखकर इस वीडियो को देखें तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपको पता है प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, इन सबके बारे में, तो यहीं से हम लोग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो आपने 9th में चैप्टर पढ़ा हुआ है उसी से संबंधित है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके विद्यालय बंद है, कोचिंग बंद है, तो आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबके पास वीडियो को भेजिए और शेयर करिए कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 की जो गणित है या साइंस की वीडियोस हैं ये धीरे धीरे करके सारी अपलोड की जाएंगी। तो आप लगातार अपनी कॉपी और नोट्स को बनाते रहिए। आप यही नोट्स अपने विद्यालय में दिखा सकते हैं, बिल्कुल जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर को और देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे हमें एक नई चीज पढ़नी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके बारे में हम लोग परिचित हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा इसके बारे में जानने, इसका नाम हम लोग को नया नया सा लग रहा है, लेकिन कुछ खास नहीं है। जानते हो आप लोग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ प्रमेय पढ़नी पड़ेगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होती है प्रमेय कि हम कोई दो धनात्मक पूर्णांक, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, a और b के लिए दो पूर्ण संख्याओं q और r इस प्रकार से होते हैं कि इनमें संबंध होता है a बराबर bq प्लस r का। ठीक, अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b है तो उनके लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार से उसमें विद्यमान होती हैं कि a बराबर bq प्लस r होता है। अब कंडीशन वहां पे क्या बन के आती है कि जो r होता है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है और b से हमेशा छोटा रहेगा। अब चलिए देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे जो हमारा a होता है, जो a होता है वो क्या होता है, भाज्य होता है, भाज्य। और b क्या होगा, भाजक। q होता है हमारा भागफल। और जो हम लोग का r है वो होता है शेषफल। ठीक, तो इन सब का मतलब यही है, इसको याद रखना है कि a बराबर भाज्य है, b बराबर भाजक है। इस फार्मूले में याद रखना है हम लोग को कि a बराबर क्या है, भाज्य है, b बराबर भाजक है, q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल होता है। तो इससे एक फार्मूला बन जाता है, हम लोग पढ़ चुके भी है। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ये फार्मूला यहाँ पे हम लोग का बनता है।
आप लोग एक कॉपी बना के रखिए अलग से, उसी में सारे प्रश्नों को लगाना है, जो थ्योरी लिखाई जाती है उसको भी लिख लेना है, ताकि आप अच्छे से प्रश्नों को समझ पाए और किस प्रकार से पेपर में लिखना है तभी आपको आएगा। अब ऐसे ही थ्योरेटिकल इधर उधर लिखकर कॉपी को फेंक नहीं देना है, क्योंकि कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे, तो उस समय आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कॉपी बनाइए, अच्छे से लिखिए नोट्स में, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ भी फार्मूला हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक बड़े भागफल प्लस शेषफल होता है। तो चलिए इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं और तब समझते हैं हम लोग। जैसे हमने मान लो एग्जाम्पल में लिया कि दो संख्याएं हमारे पास है, दो संख्याएं हैं, मान लो एक संख्या हमारे पास है 4 और दूसरी संख्या है 15, ठीक। तो इसको हम ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी, ठीक। इसको ए मान लेते हैं, उल्टा कर दिए, ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ 15 लिख देते हैं और यहाँ 4, इसको ए मानते हैं, इसको बी। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, इसको इसी फार्मूले पे हम लोग सेट करेंगे। ये बात और यहाँ याद रखने में लिखा नहीं लगता है कि जो ए रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा बी से, इस बात को भी याद रखें, इसलिए हमने यहाँ पे ए को बड़ा माना है कि ए हमेशा बड़ा रहेगा बी से। तो जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस फार्मूले में, तो वही पुराने तरीके से हम लोग भाग करेंगे। हम लोग यहाँ पर भी जानते हैं कि ये क्या होता है, भाजक होता है। यहाँ जो संख्या लिखी जाती है क्या होती है, भाजक। यहाँ होता है अपना भाज्य, यहाँ होता है भागफल, और फिर जब भाग करने पर जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, ठीक। शेषफल बचता हम लोग, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है। अब मान लो, अब इसी को हम लोग दर्शा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ भाजक को क्या माना है, ये देखो बी माना है, तो इसका मतलब ये क्या है, बी है। भाज्य क्या है, ए है। भागफल क्या है, क्यू है, तो इसका मतलब ये क्यू है, और शेषफल आर है। इस प्रकार से हम लोग भाग किए हैं, तो उसी का नाम यहाँ पर दिया गया है। अब चलो देखते हैं मान को रखकर, जैसे यहाँ दिया गया 15, जब 15 को भाग करेंगे किससे, 4 से, 15 को 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 4 3 12, कितना बच गया, 3। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है कि हमारा ये बन गया भाजक, ये बी बन गया भाजक, ये बन गया अपना भाज्य, ये बन गया अपना भागफल, और ये बन गया शेषफल अर्थात आर बन गया, आर। तो इस फार्मूले में जब हम लोग रखेंगे, यहाँ जो हम लोग के पास ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, इस पे रखेंगे तो हम देखेंगे इस फार्मूले को संतुष्ट करेगा। जैसे ए का मान हमने रख दिया 15, बी का मान कितना आया है 4, क्यू कितना है 3, और प्लस आर का मान कितना है 3 है। तो इस प्रकार से जब यहाँ गुणा कराएंगे 4 3 12 और 3 15, तो फिर 15 मिल जाएगा हम लोग को। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो यही है हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी पे हम लोग आगे प्रश्नों को हल करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आगे देखते। तो अब हम लोग एनसीईआरटी फोल्डर के प्रश्नावली 1.1 के सबसे पहले प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे। देखिए जो हम लोग एनसीईआरटी फोल्डर को हल कर रहे हैं, यही है हम लोग के लिए परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। आप लोगों को लगता है कि हमें और प्रश्नों को हल करने चाहिए, तो आपके पास जो भी बुक है उससे प्रश्नों को हल करिए, और जो समस्या आती है आप उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि यही हम लोग का सिलेबस है और यही हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, यहाँ पे हम लोग वही यूक्लिड प्रमेय के सहायता से हल करना है, इनका मासा निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि बड़ा कौन है। तो यहाँ बड़ा दिया गया हम लोग को 225। ठीक, तो इसके तरफ बड़े का चिन्ह बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 135 छोटे में। ठीक, तो यहाँ हमने ये बताया था कि जो हमारा बी है उसको बड़ा मानना है और ए को क्या मानना है, छोटा। तो वही यहाँ पे हमने कर लिया है। अब करना क्या है, यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए चाहे प्रमेयिका कहिए चाहे एल्गोरिथम कहिए, बात एक ही है। ठीक, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ये है हम लोग की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
जहां आर क्या है हम लोग का, आर जो है वो बराबर है 0 को और उससे बड़ा हो सकता है, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। जो आर होगा अपना वो 0 के बराबर हो सकता है और उससे बड़ा, और छोटा रहेगा हमेशा किससे, बी से। क्या है आर का मतलब, इसको हम लोग समझाएंगे। तो यहां सबसे पहले भाग करना पड़ेगा किससे, 135 से 225 को। जब भाग करें कितनी बार जाएगा, एक बार। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो चलिए थोड़ा साइड में लिखते चलते हैं, इसको साइड में लिखते हैं कि यहाँ हमें भाग करना है 135 से 225 को। जब भाग करेंगे कितनी बार जा रहा है, एक बार। तो यहाँ 135, 0 बचेगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, ठीक। तो इसको लिखें कैसे, हमने बताया था इसको लिखने की, बी है अपना, ये ए है, ये क्यू है और ये आर है। तो उसी प्रकार से यहाँ उठा के रख देना है कि भाज्य बराबर, भाज्य कितना है 225, भाजक 135 गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इस तरह से हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक। उठा के इसी फार्मूले पे रख दिया। अब देखो हमें शेषफल अभी 0 नहीं मिला, इसको हमें 0 बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो लिखिए पुनः, पुनः ये क्या है हम लोग का, भाजक है, भाजक 135 और ये क्या है, शेषफल, शेषफल 90 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जब यहां लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा हम लोग को भाजक, ठीक। इसको मानना पड़ेगा भाज्य। तो ये हमारा भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया। बात करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना मिल जाएगा 90, घटाएंगे यहाँ पे 5 और यहाँ 4 अर्थात 45 आएगा। अब फिर से यहाँ हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख लिए, कंडीशन लिख दो यहाँ चाहो तो, आर हो गया लेस देन है, बोले ठीक। अब फिर से जब रखेंगे यहाँ मान, तो वही तरीका होगा हम लोग का, ए हमारा 135, बी कितना हम लोग का 90, क्यू कितना है ए और आर है 45। फिर हमें 0 नहीं मिला शेष पर, तो हम फिर से करेंगे, फिर ये लिखेंगे पुनः भाजक 90 और शेषफल 45 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब जब पुनः हम लगाएंगे इस फार्मूले को, तो लिख लेते हैं बराबर बी क्यू प्लस आर। जब भाग करेंगे हम 45 से, जब इससे भाग करना है इसको 90 में, तो 45 गुना 90 हो जाएगा। अब देखो हमें शेष पर 0 मिल गया, यहाँ रख देंगे कि 90 बराबर 45 गुणे 2 और प्लस 0, शेष पर 0 मिल गया। चूंकि शेषफल बराबर 0 आ गया। जब शेषफल हमें 0 जब हमें शेषफल 0 मिल जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो मासा प्राप्त हुआ हम लोग को, किसका मासा प्राप्त हुआ है 135, 225 का जो अंतिम भाजक है वही हमारा मासा कहलाएगा। तो 45 क्या हो जाएगा, हमारा मासा हो जाएगा 135 और
25 का मासा कहलाएगा हमारा 45। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए एक बार फिर से इसको समझा देते हैं कि किस तरह से हमें इसको करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसे जो मासा ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, और भी किसी विधि से हम हल करेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हमें देखना है कि जो संख्या बड़ी है उसको लिख लेना है, फिर हमें यहाँ लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको याद कर लेना है। इसे ये लिखने का तरीका है तो बड़ा सिंपल ही, लेकिन इस लिखने के तरीके को हमें याद रखना पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो हमने लिख लिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r क्या होगा वो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और b से छोटा होगा, हमेशा ये b से छोटा रहेगा। फिर हमने यहाँ पे बता दिया है कि अपना क्या है, भाज्य है, भाजक है, भागफल है और शेषफल है। तो इस तरह से 135 से 225 को भाग करेंगे तो जो मान हमें प्राप्त होगा a b q का उठा के यहाँ रख दी। जब तक r हमें 0 नहीं मिल जाता है, इस प्रक्रिया को हमें दोहराते रहना है। तो फिर से हम लोग लिखेंगे पुनः भाजक 135 और शेषफल 90 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। फिर से वही क्रिया दोहराएंगे, यहाँ हम 90 से भाग करेंगे 135 में, फिर हमें 0 नहीं मिलेगा, फिर सारे मान को रखेंगे, फिर से लिखेंगे भाजक 90 और शेषफल 45 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। फिर लिखेंगे, और आपके बाद जब भाग के शेषफल 0 मिल गया, जब शेषफल 0 मिल गया तो जब शेषफल 0 मिल जाएगा तो हम लोग का जो अंतिम भाजक होगा, जो हम लोग का अंतिम भाजक होगा वही बन जाएगा हम लोग का मासा। तो इस प्रकार से 45 हम लोग का मासा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के दूसरे भाग को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि 196,38,220 का मासा ज्ञात कीजिए। इसको भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ही पता करना है। तो यहाँ 38,220 बड़ी संख्या है, इसी तरह बड़े का चिन्ह बना लेना, 196 छोटा। तो ये हो जाएगा अपना भाज्य और ये हो जाएगा भाजक, अर्थात ये बन जाएगा हम लोग का a और ये बन जाएगा b, अर्थात छोटी संख्या b बन गया और बड़ी संख्या बन गई हम लोग की a। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। क्या है प्रमेय का हम लोग की, प्रमेय का हम लोग की a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r क्या है 0 के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, मगर b से हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि r शेषफल है तो कभी भी वो भागफल से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो चलिए भाग करके देखते हैं 196 को 196 से 38,220। जब यहाँ भाग करके देख कितनी बार जाएगा, एक बार। 196 12 में से 6 गया 6 और यहाँ 17 में से 9 गया, कितना बच जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा। यहाँ हमारे पास बचा हुआ है 2 में से गया, यहाँ घटाओ, घटाना क्या है, इसमें से उतार लेना है 2 और 0। ठीक, अभी एक ही उतारते हैं, पर्याप्त है। अब कितनी बार लगभग जाएगा, 10 बार ले जाएंगे तो ज्यादा, 9 बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। तो इसको गुणा करा के देखते हैं 9 बार जाए कितना आएगा, 9 छक 54, 9 9 81 और 5 86 हो गया, 86 हो गया। तो यहाँ हमें क्या मिल गया 8, 9 8 17, तो कुल मिला गया 17 64 मिला। यानी करेंगे यहाँ 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 7 में 7 0 हो गया, निकाल लिए इसको। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक, 5 बार जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, 5 छक 30, 3 मिल गया, 5 9 45 और 3 48, 4 मिल गया, 5 4 9, मतलब कि पूरा एक ही बार में कट गया। जब पूरा एक ही बार में कट गया, जब हम लोग यहाँ लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कि ये अपना हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, चूंकि शेषफल क्या मिल गया हम लोग को 0 मिल गया है, अतः
लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि जो हम लोग का मासा होगा किसका 196 और 38,220 का मासा, 220 का जो मासा होगा वो होगा हम लोग का 196। क्यों? क्योंकि अंतिम भाजक यही बना, क्योंकि एक ही बार में कट गया तो पहला भाजक और अंतिम भाजक दोनों यही बना। तो अंतिम भाजक से मतलब होता है अंतिम भाजक 196 है तो 196 ही हम लोग का मासा हो जाएगा। अर्थात जैसे ही हमें शेषफल 0 मिलता है तो हम चेक करें किससे भाग किए थे, वही हमारा मासा हो गया। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं पहले के ही। तो पहले के तीसरे प्रश्न को देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम सारे प्रश्न को हल करवा दे रहे हैं, तो आप लोग अपने स्वयं से हल नहीं करेंगे, प्रश्नों को खुद से हल करने का प्रयास करते रहना है, तभी देखना है कि सॉल्विंग क्या हुई। जैसे आपको 2 क्वेश्चन बता दिए गए तो आप सबसे पहले तीसरे प्रश्न को स्वयं से हल करने का प्रयास करिए। नहीं आता है तब देखिए कि हमारे तीसरा प्रश्न कैसे हल हुआ है। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें भी हम लोग को वही करना है, मासा पता करना है। तो सबसे पहले चेक करें कौन सा बड़ी संख्या है, उसकी तरफ बड़े का चिन्ह बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है उसको भी लिखते हैं a बराबर bq प्लस r, जहां r क्या है 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है b से छोटा। अब भाग करेंगे 255 से 867 में कितनी बार जाएगा, 2 बार या 3 बार, 2 दूना 4, 3 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6 और एक साथ ज्यादा नहीं होगा। 255 दिया गया, 3 बार ले जाएंगे, 5 3 15, 5 3 15 16 6, 3 6 7, कितना आ गया हम लोग का 765। घटा लो, 2 बच गया, 0 बच गया यहाँ पे और यहाँ बच गया हम लोग के पास 1। अब तो जाएगा नहीं क्योंकि अब ये इससे छोटा हो गया है। जैसा कि हमने बताया है कि क्या हम लोग का B है, A है, Q है और R है। हमने बताया हमेशा B से क्या रहता है, R छोटा रहता है, तो छोटा है वो। अब हम लोग नहीं लगा सकते इसमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8 6 7 अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक, अब फिर से वही लेंगे, पुनः भाजक 255 तथा शेषफल 102 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अच्छा फिर से यहाँ हम लोग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर bq प्लस r 0। ठीक, अब भाग करना है हम लोग को फिर से 102 से 255 में 2 बार जाएगा और क्या, जब 2 बार जाएगा तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, घटा लो 1 और यहाँ बच गया हम लोग के पास 5। फिर नहीं 0 मिला, फिर से लिखो यहाँ पे 255 बराबर 102 गुणे 2 और प्लस 51। फिर लिखो यहाँ पुनः भाजक 102 तथा शेषफल 51 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक,
फिर से हम लोग यूक्लिड विभाजन करने का लगाएंगे और यहाँ लिख लेंगे ए बराबर, लिख लेंगे हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 आर बी। ठीक, इस तरह से लिख लिए। अब फिर से हमें भाग करना पड़ेगा 51 से 102 में। अब कितनी बार जाएगा ये? 2 बार जाएगा, यहाँ 2 मिलेगा और 5 दूनी 10, 0 मिल गया ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। चूंकि शेषफल r बराबर क्या आ गया है? 0। अतः जो हम लोग का एचसीएफ होगा अर्थात मासा होगा वो मिल जाएगा हम लोग को। किस तरह का मासा निकाले थे? 867 और 255 का कितना है मासा? जो अंतिम भाजक है वही हम लोग का मासा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग का 51 है वो हम लोग का मासा बन गया। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। तो देखिए हम लोग का जो दूसरा प्रश्न दिया गया है कुछ इस तरीके से है। कहा गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है जबकि q कोई पूर्णांक है। ठीक, तो इस प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, हल करने से पहले लिख देना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r क्या होता है? हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से छोटा होता है। तो इसकी तुलना जो है यहाँ से करानी है। तो मान लो a कोई पूर्णांक होगा दिया गया है और बी क्यू प्लस आर, तो q और उसके पहले क्या है? 6, तो b बराबर क्या मान लेना है? 6। और इसको बोल दो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में b बराबर 6 रखने पर, जब यहाँ b बराबर 6 रखेंगे, देखो b बराबर 6 रखेंगे, अब हमें इस बात को समझ में आएगा कि जब b 6 होगा तो r क्या होगा? हमेशा b से छोटा होगा। और कितना छोटा सकता है? 0 तक हो सकता है, उससे छोटा नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि r के कितने मान मिलेंगे? 0 1 2 3 4 5, इतने मान हमें r के मिल जाएंगे और मान हमें नहीं मिल सकते। तो यहाँ समझना इसी बात को है कि जो r का मान होगा b से छोटा होगा। तो b अगर 6 है तो जो r का मान होगा वो b से छोटा, अर्थात 5 4 3 2 1 0। और 0 तक क्यों लिए? कि फिर भी यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि r का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए हम 0 तक लेते हैं। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे मान को रखेंगे। r बराबर 0 रखने पर, ठीक, जब यहाँ 0 रखोगे a बराबर मिल जाएगा बी क्यू। अब b का मान कितना है? 6 और प्लस 0, तो कुल मिला के a बराबर मिल गया 6q। ठीक, अब ये क्या है? 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक, क्यों विभाज्य है? तो यहाँ 2 से भाग करोगे 2 ताई 6 कट जाएगा। फिर रखते हैं r बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर यहाँ से लेके रख जाएंगे लाइन से, तो a बराबर मिल जाएगा 6q + 1। अब ये 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। ठीक, 2 से विभाज्य नहीं है। अब ये सोचो सब यहाँ कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। जब कॉमन होता है तो तभी कटता है। यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है इसलिए कटेगा नहीं, पूरे में 2 होना चाहिए तब कटता है। यहाँ पे कट गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पर प्लस में नहीं दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। तो बच्चे यहाँ गलती करते हैं, कहते हैं सर ये कट जाएगा, तो ऐसा नहीं है, कटेगा नहीं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 1 है और जब पूरे में कॉमन होता है 2 तभी कटता है। ठीक, ये 2 से विभाज्य नहीं है। अब r बराबर 2 रखने पर, ठीक,
जब r बराबर 2 रखेंगे हम लोग तो देखो a बराबर मिल जाएगा, यही रखना है हम लोग सारा मान 6 प्लस r का मान कितना रख रहे हैं 2। अब इतना मिल गया, तो जब यहाँ तरफ 2 कॉमन, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन करोगे तो 2 ताई 6 और प्लस 1, ठीक इस तरीके बन गया। तो 2 से विभाज्य हो जाएगा क्योंकि 2 कॉमन मिल गया, विभाज्य है। और आगे देखते हैं, और मान रखकर r बराबर कितना रखेंगे, 2 का रख लिया, 3 रखेंगे, 3 रखने पर, और जब r बराबर 3 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर b का मान 6 है, q और r का मान कितना ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, तो ये भी 2 से विभाज्य नहीं, फिर से जब 2 से कॉमन, यहाँ 2 कॉमन नहीं हो रहा है, 2 से विभाज्य नहीं है। फिर से देखो, r बराबर 4 रखने पर जब 4 रखोगे तो a बराबर b का मान कितना है 6q प्लस 4। अब फिर से जो है 2 कॉमन हो रहा है 2, 3q प्लस 2, 2 कॉमन हो गया तो इसका मतलब 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक। अब क्या बचा हम लोग का 5 बचा हुआ है, r बराबर 5 रखने पर, और जब r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर मिल जाएगा हम लोग को 6q प्लस 5। अब ये भी 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अब ये 2 से विभाज्य नहीं है तो इसका मतलब हम लोग ये पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में कि जो 2 से विभाज्य नहीं है वो विषम होता है और जो 2 से विभाज्य हो गया है वो सम है। तो यहाँ देखो, जो हम लोग का पहला था 2 से विभाज्य है, अर्थात 6q कॉमा, और कौन 2 से विभाज्य है, ये 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, और कौन विभाज्य है, 4 वाला विभाज्य होगा, ये 6q प्लस 4 क्या है, सम है, ठीक। अगर ये सम है तो इसका मतलब जो बचे हुए हैं, कौन कौन सा बचा हुआ है देख लेते हैं। 1 वाला बचा हुआ है 6q प्लस 1, तब 6q प्लस 1, और 3 वाला 6q प्लस 3, और कौन बचा है 5, तथा 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक, ठीक है ना। या फिर कहा गया था दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतने के रूप का होता है, ठीक है। देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है, ठीक, इसी के रूप के होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि विषम पूर्णांक के रूप का है। तो चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो इस रूप का हो गया, तो इस रूप का हो गया, तो इस रूप का होगा, 3 तरीके से। तो हमने यहाँ पे देखा 6 दिया गया तो 6 हमने उसका b मान लिया, ठीक, b बराबर 6। और जब b 6 आ गया तो r क्या मिलेगा, उससे छोटा रहेगा, तो कितना होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर क्या किया गया है, 0 रखा गया एक बार, फिर 1 रखे हैं, फिर 2 रखे हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरह से हमने रखकर चेक कर लिया कि कौन सा 2 से विभाज्य और कौन सा 2 से विभाज्य नहीं है। तो जो 2 से विभाज्य था वो तो सम हो गया, जो बचा हुआ जो 2 से विभाज्य नहीं हुआ वो हमारी विषम संख्या हो जाएगी। तो उन्हीं को हमने दर्शा दिया, देखो वही संख्या है जो यहाँ प्रश्न में हमारे कहा गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या कह सकते हैं आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक। कहते हैं मतलब 32 सदस्य जो बैंड लिए हुए हैं उनके पीछे 616 आर्मी वाले को चलना है और सदस्यों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे
मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम क्या संख्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? तो कहीं भी ये सब दिख जाता है अधिकतम, तो इसका मतलब होता है कि हमें इस संख्या इसमें एचसीएफ पता करना होगा। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवाइड प्रमेय का, तो इसको यूक्लिड डिवाइड प्रमेय का से हम लोग हल करेंगे। कहा गया किसी, तो यहाँ हमसे कहा गया है दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कर सकते हैं, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 व 32 का मासा ज्ञात करना होगा। ठीक, अधिकतम सब देखते ही हम इस बात को समझ जाए किसी प्रश्न में कि हमें इस प्रश्न में मासा ज्ञात करना होगा, मासा ज्ञात करना है। ठीक, तो मासा ज्ञात करने के लिए हमें बताया है कि 616 बड़ा है, इसकी तरफ बड़े का चिन्ह बना दो, यहाँ 32 हो जाएगा ये। ठीक, तो अपना यहाँ भाज्य बन गया कौन? 616 और भाजक बन गया 32। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भाज्य के चेक करेंगे। 32 से 616, अब देखो 32 दूना 64 हो जाएगा, ये ज्यादा हो जा रहा है तो इसलिए हम लोग एक बार ले जाएंगे। 32 आएगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 बच जाएगा यहाँ हम लोग के पास, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 6 उतार लो। अब कितनी बार जाएगा? 6 पंचे 30 कम ही है अभी भी। कितनी बार ले जा सकते हैं? 9 बार ले जाएंगे, 10 बार ले जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा तो 9 बार ले जाए देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 27 और 1 28 चला गया, तो मिल गया हम लोग को 288। घटा लो यहाँ पे, ठीक, तो 16 में से 8 गया 8, और यहाँ कितना बचा? 8 बचा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर मेरे पास इतना ही आया शेषफल। यहाँ लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे यहाँ पर हम लोग कितनी बार लेंगे थे? 9 बार। यहाँ लिख देते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन, पूरी कंडीशन लिख देना यहाँ पे। अब लिख देंगे यहाँ पे हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब चूंकि शेषफल 0 नहीं आया है, चूंकि शेषफल नॉट इक्वल 0, शेषफल 0 नहीं आया, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर 0 आर बी। ठीक, कंडीशन लिख दिए। अब फिर से बात करके देख लो, यहाँ 32 8 4 32, 0 आ गया, इस पर 0 मिल गया, लिख देते हैं यहाँ पे कि 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। तो चूंकि शेषफल बराबर 0 आ गया, अतः जो हम लोग का एसपीएफ होगा अर्थात मासा किसका 616 और किसका है 32 का। 616 और 32 का जो मासा होगा वो कितना होगा? 8 होगा। ठीक, मासा 8 हो गया, अतः स्तंभों की अधिकतम
संख्या जो होगी हम लोग कितनी होगी 8। ठीक, इस स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। देखते हैं दिखाई दे रहा नीचे की नहीं, चलो थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम कैसे यूक्लिड की सहायता से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तुमने बिगाड़ा है, तुमने सवारा है, तुमने किया जो किया। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कहा गया हमारे प्रश्न नंबर 4 में कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग को यूक्लिड डिवाइड करने का लगाना है। हम किस प्रकार से करें चलिए देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है प्रमेयिका a बराबर बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या होगी कि जो r होगा 0 के बराबर है उससे बड़ा होगा मगर b से छोटा होगा। तो जब तुलना करा के देखेंगे तो b का मान हमें कितना मिल जाएगा m। b के मान कितना मिल जाएगा, b बराबर मिल जाएगा 3। ठीक, b बराबर 3। तब r बराबर कितना मिलेगा हम लोग को 0, 1 और 2। क्यों? क्योंकि जो b का मान होगा हमेशा वो छोटा होगा b से। तो कितना 0, 1 और 2 मिल गया। अब हमें एक एक मान करके यहाँ पे रखना है। इसको मानो समीकरण 1। समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, a बराबर 3q प्लस r का मान कितना है 0। अब की बार हमने 0 रखा है, a बराबर मिल जाएगा 3q। अब चूंकि यहाँ कहा गया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अर्थात हमें इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर बन गया ये। तो स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9 q स्क्वायर। तो फिर क्या करना है, यहाँ से 3 कर लो कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब क्या करना है, इसको a स्क्वायर बराबर लिख देना 3m। अब फिर यहाँ जहां ये हम लोग के पास इसको क्या मान लिया हमने m, ठीक है ना। जो हम लोग का 3q स्क्वायर उसको हमने m मान लिया, ये बन गया इस रूप में। ठीक, अब हम लोग अगला भी लिख लेते हैं। समीकरण 1 में अब क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे। r बराबर 1 रखने पर, चलो 1 रख के चेक कर लेते हैं। जब 1 रखेंगे a बराबर मिलेगा 3q प्लस 1 मिल जाएगा। अब फिर से हमें दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, और जब वर्ग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर, और ये 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब इस होल स्क्वायर को हम लोग ओपन करेंगे। तो होल स्क्वायर को ओपन करने के लिए हम लोग के पास फार्मूला होते हैं। देखो a प्लस बी है ना, a प्लस बी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग के पास a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। a स्क्वायर बराबर क्या दिया है 3q। अब a स्क्वायर करेंगे, 3q क्या है a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2, a क्या है 3q है, 2b, b क्या है 1 है, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ये बन जाएगा हम लोग का a स्क्वायर 3 त्रिक का 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 q प्लस 1। यहाँ पर देखो 3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3 त्रिक का 9, यहाँ 3 दूनी 6 प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। जहां फिर से वही बनाएंगे हम लोग, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको हमने माना, ये बन गया। फिर हम लोग अब चाहे आगे करना चाहे करें तो चाहे ना करें भी हम लोग का बन गया। लेकिन चलो 2 को भी बना लेते हैं, क्या जाता है आपको। समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने
पर, और जब 2 रखेंगे हम लोग r बराबर, तो क्या मिलेगा, a बराबर 3q प्लस 2। कहाँ रख रहे हैं सब मान, यहाँ समीकरण 1 में। a बराबर b का मान 3q, r का मान कितना है 2। दोनों बच्चों में वर्क कर दो, दोनों बच्चों में वर्ग करने पर, और जब वर्ग करेंगे यहाँ पे हम लोग को, तो मिलेगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b स्क्वायर। ये बन जाएगा a स्क्वायर 3 त्रिक 9 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 में 6 और 6 दूनी 12 क्यूब, और ये 2 दूना 4। तो इससे हमें कोई खास मतलब है नहीं, तो इसको छोड़ ही देते हैं यहाँ पे, और हम लोग यहीं पर अपना बन गया है 3m और 3m प्लस 1, तो यहीं पे लिख लेते हैं। कहाँ बन गया है ये देखिए, x को समीकरण 1 माने हैं, इसको मान लेते हैं 2, ठीक, और इसको मान लेते हैं 3। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं समीकरण 2 व 3 से किसी धनात्मक कहा गया था, कहा गया ये है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि कोई धनात्मक पूर्णांक था तो वर्ग करके उसका देखे तो 3m बना, और फिर दोबारा करके देखे वर्ग करके तो 3m प्लस 1 बना। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमारे प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ हमें वर्ग नहीं करना है, यहाँ घन करके पता करना है, सॉल्व करना है बिल्कुल उसी तरीके से। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक q है, ठीक। इस तरह से कोई धनात्मक पूर्णांक q मान लिए, तथा b बराबर हमने ले लिया 3। अब 3 क्यों ले रहे हैं, हर बार तो हम लोग यहां से लेते थे 9 को, कि जो वहां दिया गया था 6 दिया गया था उसको ले लिए थे, तो अब की बार 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम वर्ग जब घन करेंगे, वर्ग नहीं घन करेंगे 3 का, तो हमें उसमें 9 मिल जाएगा कॉमन, तो हम 3 को भी ले सकते हैं। अगर 9 को लेंगे तो b का मान 9 हो जाएगा, तो r का मान हमें 8 तक लिखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर हम लोग 3 ही तक लेते हैं तो हमें 2 ही मान लिखना पड़ेगा। इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो हल भी हो जाएगा और छोटा भी बनेगा। तो इसलिए हमने यहाँ b को 3 मान लिया। जब b बराबर 3 ले लिया तब r बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 0 1 और 2, ये मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, क्या है हमारे पास प्रमेय का, a बराबर बी क्यू प्लस आर, कंडीशन में लिख देते हैं, ठीक। अब हम लोग बनाएंगे समीकरण, लिखते हैं इसको, समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा, a बराबर b का मान कितना है 3, q r का मान 0, तो a बराबर मिल जाएगा 3q, ठीक। दोनों पक्षों में घन करने पर
ए क्यूब और यहाँ 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, तो ए क्यूब बराबर मिल जाएगा 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 क्यूब। अब यहाँ क्या करना है, कॉमन कर लेना। कितना कॉमन करेंगे, 9 9 त्रिक 27, 3 बच गया। फिर इसको लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर 9m, जहां m बराबर क्या होगा हम लोग का 3 क्यूब। इस प्रकार से यहाँ लिख दी, बिल्कुल सिंपल। एक बन गया हम लोग का। अब दूसरा बनाते हैं। समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, अब r बराबर 1 रखेंगे, a बराबर 3 क्यूब प्लस 1 मिलेगा। दोनों पक्षों में घन करने पर, अब जब दोनों पक्षों में घन करेंगे, a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब मिलेगा। अब क्यूब को लेंगे, फार्मूला पता होना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये फार्मूला होता है हम लोग के पास। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर b, और इसका भी अंदर गुणा कराएंगे 3ab स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे a प्लस b के क्यूब का। ये नीचे वाला, ये भी ऊपर का भी सही है, इससे में एक लाइन कम लिखना पड़ेगा। तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। इससे जब क्यूब खोलेंगे, ए क्यूब बराबर कितना मिला है, चलो लिखते हैं 3 क्यूब का क्यूब अर्थात a क्यूब प्लस b क्यूब, 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab 3a स्क्वायर, b कितना हम लोग का 1, प्लस 3a कितना है 3 क्यूब, b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक, इस फार्मूले को भी और सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27 क्यूब स्क्वायर, और ये 3 त्रिक 9 क्यूब बन जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब और प्लस 1। तो a क्यूब बराबर यहाँ से कितना कॉमन करेंगे 9 9 त्रिक 27 3 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ क्यूब बचेगा और प्लस 1। तब इसको लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या है 3 क्यूब इतने माने हैं और प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। ठीक, इस तरीके से बन गया। अब पुनः हम लोग समीकरण 1 में r बराबर 2 रखेंगे, जो कि हम लोग का लास्ट होगा, r बराबर 2। ठीक, ये देखिए r का मान 0 1 रख लिया, 2 को रखेंगे। 2 रखने पर a बराबर b कितना है 3 क्यूब प्लस r का मान हो गया 2। समीकरण 1 से दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, और जब घन करेंगे इसका तो ये a क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब बन जाएगा। ये बन गया हम लोग का। तो a क्यूब बराबर 3 क्यूब अर्थात a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यही फार्मूला जिसे हमने लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, b कितना है 2 प्लस 3a मतलब कि 3 क्यूब और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। a क्यूब बराबर 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 2 गुना 4, यहाँ क्यूब रहेगा
और ये 8 हो जाएगा, और ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 3 27, 3 त्रिक का 9 और 9 3 27, 27 गुना 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ 3 त्रिक का 9 और 9 चौक 36 क्यू बन जाएगा। ये तो हो जाएगा 1 क्यूब और ये 27 क्यूब, इसको आगे लिखेंगे 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब और प्लस 8, 1 क्यूब यहाँ से 9 का करेंगे, 9 3 27, 9 6 54 और 9 चौक 36 प्लस 8, 1 क्यूब बराबर मिल जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ऐसा किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा वो किस रूप का होगा, 9m। ठीक, तो सबसे पहला पास हम लोग को कहाँ मिला हुआ है, ये 9m, और दूसरा कहाँ मिला हुआ है, यहाँ मिला है 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से प्रश्नों को हल करते हैं। तो आप प्रश्नों को उधार लीजिए। तो चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं किस तरीका से इन प्रश्नों को हल किया गया है। तो यहाँ कहा गया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सबसे पहले यहाँ b का मान लेना है कि 3 हो गया, तो b का मान 3 आया तो उससे कम होगा r का मान 0 और 1 और 2। तो उन्हें 0 और 1 2 को रखकर हमें घन करना है और जो रूप बनेगा उसमें से कॉमन करके 9m प्लस 1 के रूप का बनाना है, जैसा कि हमने समझाया है। अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत बड़े क्वेश्चन है तो एक दो बार वीडियो को देखिए। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लग सकती है, लेकिन जब आपको आ जाएगा तो बिल्कुल सिंपल लगेगी। 2-3 बार वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और हमारे पेपर में इससे 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए जिससे उनकी बहुत ही हेल्प होगी। चलिए अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।